लेक्चर के अंदर आज डिस्कस करेंगे फंक्शंस को। इसके अंदर जो पहला लेक्चर दिया था उसके अंदर सिंपल ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, कैलकुलेशन सिंपल की थी, ठीक है ना। इसके अंदर मैं उन्हीं कैलकुलेशंस को थ्रू फंक्शंस पूरी उसी ऑपरेशन को परफॉर्म करूंगा लेकिन थ्रू फंक्शंस। फिर इसी तरह क्लासेस पे एक लेक्चर लेंगे जर्नल से, फिर हम अपने प्रॉपर टॉपिक्स पे आ जाएंगे। सही है ना। वेब प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट कर लें। विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करने के बाद आपके पास दो चॉइसेस आ जाती हैं। एक तो ये है कि आप न्यू प्रोजेक्ट पे जाके वेबसाइट ले लें, या फिर आप प्रोजेक्ट ही एज अ न्यू वेबसाइट ले लें। वो एक तो ऑप्शन होती है न्यू प्रोजेक्ट पे जाएं, और न्यू प्रोजेक्ट के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगी यहां पर विजुअल सी शार्प की, और इसके अंदर ASP.NET वेब एप्लीकेशन। लेकिन यह है कि जी वो दूसरा मेथड था। जहां से अगर आप प्रोजेक्ट लेंगे इधर से भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें होगा इस पर थोड़ा सा एरर हैंडलिंग मुश्किल है। आपको इवेंट्स या एरर्स मौके पे नहीं पता चलते, ठीक है, आपको ढूंढने पड़ते हैं इस तरह से। जो प्रॉपर वेब प्रोजेक्ट का तरीका है दूसरा, वो ये है कि आप फाइल में जाएं और फाइल मेन्यू में से न्यू पे जाएं, और न्यू के अंदर से फिर वेबसाइट पे क्लिक कर लें। दोनों सेम नहीं है ना। उसमें होता है कि अगर आप पहला जो मेथड था क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करें और उधर से वेबसाइट लें, तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर हर पेज के अगेंस्ट 3 फाइलें बनती हैं। एक ASPX फाइल होती है जो डिजाइनिंग वाली है, दूसरी डिजाइनर फाइल होती है, और तीसरी कोडिंग फाइल होती है, .cs फाइल होती है। अगर आप न्यू वेबसाइट करते हैं, यहां से अगर आप प्रोजेक्ट लेंगे तो हर पेज के अगेंस्ट 2 फाइलें बनेंगी। एक पेज होगा HTML वाला ASPX पेज, और एक .cs फाइल होगी जो कोडिंग होगी, ठीक है ना। वेबसाइट 2 प्रोजेक्ट को नाम दे दिया, या अगर आप नाम चेंज करना चाहें तो ये फोल्डर का नाम है, ये चेंज कर दें, ठीक है। इसको मैंने फिलहाल वेबसाइट 2 नाम से ओके कर लिया, और एम्प्टी वेबसाइट मैंने ली है। एम्प्टी वेबसाइट में होता है कि आपके पास कोई पेज अवेलेबल नहीं होगा, खाली होगी बिल्कुल। इसके बाद आप क्या करेंगे, सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाएं। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में सबसे ऊपर सोल्यूशन फाइल है और उसके नीचे प्रोजेक्ट फाइल है। प्रोजेक्ट फाइल पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक पे ऐड न्यू आइटम, और इधर से मैं एक वेब फॉर्म सेट कर रहा हूं। वेब फॉर्म को डिफॉल्ट नाम दे दिया, ओके कर लें। आपको इस पेज का सबसे पहले तो HTML सोर्स नजर आ रहा है, ठीक है। जो सोर्स नजर आ रहा है ये डिजाइनिंग करने के लिए यूज होता है। कोडिंग अलग जगह पे है, डिजाइनिंग अलग जगह पे है। अगर आप काम करते हैं PHP पे या सिंपल ASP पे, तो उसमें होता है कि जहां पे डिजाइनिंग होती है उधर ही उसकी कोडिंग भी की जाती है। HTML वाले कोड के अंदर ही आपका काम होता है सारा, लेकिन डिजाइन अलग से भी होता है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, डिजाइन मोड पे आ गया हूं, और डिजाइन मोड पे आने के बाद मैंने टूल बॉक्स, और टूल बॉक्स में से कंट्रोल में लेता हूं। यहां पर लेबल ले लिया एक, और इस लेबल के सामने मैंने ले लिया टेक्स्ट बॉक्स। आप कंट्रोल्स को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि आपने इस पर कोड ना किया हुआ हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल किस तरह से, मैं इधर लेता हूं एक बटन, अब इस बटन को कॉपी कर लिया और फिर पेस्ट कर दिया। दो बटन आ गए। इस बटन पे क्लिक करें, इसका अलग इवेंट बनता है, इवेंट मतलब फंक्शन, और अगर इस बटन पे क्लिक करें तो इसका अलग फंक्शन बन रहा है। लेकिन अब इन दोनों के फंक्शंस बन गए ना। अब इस बटन को कॉपी कर लें और पेस्ट करें। इस बटन पे डबल क्लिक करें, यह आपको किधर लेके जा रहा है, बटन 1 क्लिक पे, और अगर इस बटन पे क्लिक करें तो फिर भी उसी जगह पे लेके जा रहा है। दोनों बटन्स के पीछे एक ही कोड है, क्योंकि बटन्स को कब कॉपी किया है, इवेंट बनाने के बाद। अब सर ये बटन नेम सेम हो, बटन नेम भी सेम होंगे, ये देख लें। बटन नेम डिफरेंट है, बटन 3 है, वो तो डिफरेंट है, बटन 3 है।
लेकिन इसके पीछे जो इवेंट काम कर रहा है वो बटन 1 वाला ही है। अच्छा सर, मतलब बटन तो नया बन गया, इवेंट इवेंट से पहले मतलब हाँ इवेंट से पहले आप कॉपी कर सकते हैं, इवेंट बनाने के बाद आप कॉपी नहीं कर सकते। इवेंट के बाद अगर कॉपी करते हैं तो फिर कोड जो है वो बी कॉमन रहता है पीछे। बटन को डिलीट कर दिया, पीछे की कोडिंग नहीं रहेगी। अगर बटन डिलीट करें कोडिंग बेशक छोड़ दें, उसको कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन किसा आज बटन डिलीट की कोडिंग रह जाती है, कोडिंग रह जाती है, वो आपको खुद डिलीट करनी पड़ेगी जी। ये लेबल आ गया सर आईएसओ फाइल कौन सी होती है? कंप्रेस्ड फाइल है, वो यूएसबी को सिलेक्ट करनी है। वो होती है यूएसबी पे राइट कर लेना अगर बूट कर रहे हैं। यहाँ पर लेबल आ गया, फिर इसी को कॉपी पेस्ट किया, अगेन कॉपी पेस्ट किया, और इसके बाद फिर मैं बटन ले रहा हूं। सबसे पहला लेबल है, इस लेबल की आपको टेक्स्ट प्रॉपर्टी मिलती है। इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने लिख लिया एंटर फर्स्ट इंटीजर, फिर अगेन लेबल सेलेक्ट किया और लेबल के अंदर एंटर सेकंड इंटीजर, फिर थर्ड लेबल आ गया। इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने लिख लिया रिजल्ट। टेक्स्ट वो प्रॉपर्टी जो सामने नजर आएगी। फिर बटन आ गए, पहला बटन है, इसका टेक्स्ट मैंने रख लिया प्लस। दूसरा बटन आ गया, इसके टेक्स्ट के अंदर माइनस लिख लिया। फिर मॉडुलस आ गया, या स्टेरिक पहले डाल दिया, स्टेरिक के बाद डिवाइड आ गया, और डिवाइड के बाद फिर मैं लिखता हूं इसमें मॉडुलस। अब ये लेबल भी डाल दिए। वह नहीं होता है कि आप लेबल्स या कंट्रोल्स का जो साइज है बाय डिफॉल्ट आपको होता है, आप इसमें लेबल पहले छोटा सा था, जितना टेक्स्ट लिखा है अपना इसका साइज आ गया। बटन में भी जितना टेक्स्ट है उस हिसाब से आगे, लेकिन बाद में आप खुद इनको रिसाइज कर सकते हैं। जितना साइज आपको रिक्वायर्ड होता है आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसको रिसाइज कर लें, ठीक है। इनमें नेक्स्ट काम मैं क्या करता हूं, इन टेक्स्ट बॉक्सेस की नेम को चेंज करूंगा, ठीक है। इनकी जो आईडी प्रॉपर्टी है इसके अंदर मैं ग्रुपिंग में काम करूंगा, कैटेगराइज्ड। आपकी मर्जी है, इसमें प्रॉपर्टीज जो है अल्फाबेटिकल भी रख सकते हैं और कैटेगराइज्ड भी रख सकते हैं। मैं ज्यादातर कैटेगराइज्ड व्यू पे काम करता हूं, ठीक है ना। कैटेगराइज्ड में मैं आपको बताऊंगा कि फ्लावर प्रॉपर ग्रुप है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है। इसके अंदर आईडी है, इस आईडी को मैंने txt_n1 कर दिया। टेक्स्ट बॉक्सेस को जब भी आप नाम दें तो txt शुरू में लिख दिया करें, ताकि बाद में कोडिंग के दौरान आइडेंटिफाई करना आसान है। फिर सेकंड टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसको txt_n2 नाम दे दिया। इसमें स्पेस नहीं देती, स्पेस वगैरह नहीं देनी इसमें, ये जो आईडी है इसमें वेरिएबल्स के रूल को फॉलो करना है। यहां पर आ गया txt रिजल्ट, इसके अंदर भी स्पेस मैंने नहीं दी। अब पहला काम प्लस पे डबल क्लिक कर लें, इसकी कोड पे जाते हैं। कोडिंग के अंदर पहला काम मैं डिफाइन करता हूं ग्लोबल वेरिएबल्स को। ग्लोबल वेरिएबल्स किसी भी ब्लॉक के बाय डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने इंटीजर ले लिया a और b, और रिजल्ट को मैंने डबल लेटर टाइप ले ली, इसको मैंने r नाम दे दिया। 3 वेरिएबल्स आ गए। इन वेरिएबल्स का क्या फायदा होगा, बटन 1 पे भी एक्सेस हो सकते हैं, बटन 2 पे भी, बटन 3 पे भी, क्योंकि ब्लॉक के बाय डिफाइन है। ब्लॉक के अंदर अगर डिफाइन हो तो उस ब्लॉक के अंदर ही सिर्फ एक्सेस हो सकते हैं। मैंने इनको यहां पर ग्लोबल कर लिया। फर्स्ट लेक्चर देखा तो था ना, ये नहीं, ठीक है। उसी लेक्चर को मैं आगे मॉडिफाई कर रहा हूं। सर ये अगर वो एक्सप्रेशन हो सर, उसमें प्लस भी हो माइनस भी हो इस तरह, तो फिर ये किस तरह, अगर एक वेरिएबल प्लस में यूज हो रहा है तो उसकी वैल्यू किस तरह स्टोर होगी, मल्टीप्लिकेशन एक्सप्रेशन में अगर उस तरह हो फिर आप डबल रख लेना, ए बी दोनों को,
डबल लेटर टाइप में होता है होल नंबर्स भी स्टोर कर सकते हैं आप और डेसिमल भी, दोनों स्टोर हो सकते हैं। फ्लोट होता है। उसमें दोनों आ सकते हैं डबल लेटर टाइप में जी। अभी सर हम इंटीजर इंटीजर भी डिवाइड करते हैं, अगर पहले वीडियो में अगर हम डिसिमल डिवाइड करते तो फिर ए भी डबल हो जाएगा, हाँ, भी डबल हो ए जाएगा। और बी दोनों डबल हो जाएंगे, फिर आप डबल रख लें अगर आप डेसिमल वैल्यूज पे काम करना चाहें। कन्वर्ट आप टू डबल हो जाएगा। मस्ट है। का कन्वर्जन मस्ट है सी शार्प में। सी शार्प में चाहे आप किसी भी डाटा टाइप में जाएं, कन्वर्जन लाजमी करनी पड़ती है। जो हम इंटीजर लेते हैं वो 32 बिट होता है, डबल लेंगे तो कन्वर्ट डॉट टू डबल लिखेगा, टू डबल। यहां पर मैं एक फंक्शन बनाता हूं, प्राइवेट वाइड गेट डेटा, और फंक्शन को सी शार्प के अंदर आप किसी भी पोजीशन पे डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम लैंग्वेजेस पे काम करते हैं सी में, तो फंक्शन को अगर ऊपर डिफाइन करें तो फिर प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं है, अगर बाद में डिफाइन करें नीचे तो प्रोटोटाइप देना पड़ता है। लेकिन जावा में या सी शार्प में ऐसा है, प्रोटोटाइप होता है आप एक सेंटेंस लिखते हैं जिसमें आप ये बताते हैं कि ये फंक्शन यूज होगा। जो सर गेट सी जो होता है ना, उसका हेडर फाइल होती है ना, तो वो प्रोटोटाइप उसके अंदर जो प्रोटोटाइप उसके अंदर डिफाइन होती है। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। वो उसके अंदर ही डिफाइन होती है। ये ना मैं बताता हूँ आपको, काफी नहीं हेडर फाइल है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक में रखिए ना। देखिए सी लैंग्वेज में अगर आप काम करते हैं, सी लैंग्वेज में आप लेते हैं एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल सम का फंक्शन है। मैं फंक्शन को नाम देता हूं वाइड सम और वाइड। ये वाइड प्रोटोटाइप नहीं, वाइड प्रोटोटाइप ही है, इसके अंदर कोई भी फंक्शन का कोड है और फिर मैं मेन फंक्शन डिफाइन करता हूं। मेन फंक्शन के अंदर सम को कॉल कर लिया। अब इसमें आपको प्रोटोटाइप देने की जरूरत नहीं है, फंक्शन की डेफिनेशन आ गई और नीचे कॉलिंग आ गई। इधर डेफिनेशन है ये वाइड जो आर्गुमेंट यूज और ये कॉलिंग है। आर्गुमेंट्स पे एक्शन नहीं आएगी, ठीक है। आर्गुमेंट्स ये होते हैं जो आप वैल्यूज उस फंक्शन को पास करते हैं, वो आर्गुमेंट्स आते हैं। वो ये वेरिएबल हम डालते हैं। जी जी, वेरिएबल भी हो सकता है या ये वाइड वेरिएबल है। नहीं, वाइड नल है, एम्प्टी। अगर एम्प्टी छोड़ना हो ना, वो आप ये देखेंगे ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग में जाते हैं। फिर मैं एक और प्रोसीजर अपनाता हूं, मैंने मेन फंक्शन लिखा सी लैंग्वेज के मुताबिक, इधर सम को कॉल किया और सम को मैंने डिफाइन किया नीचे वाइड सम और वाइड। यहां पर इसकी डेफिनेशन आ गई और इधर इसकी कॉलिंग होगी। ये इस फंक्शन पे एरर दे देगा जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसके लिए सर यहाँ पर लिखा यहां पर उसका नाम लिखा, कॉलिंग पे एरर इसलिए दे रहा है, कंपाइलर टॉप टू डाउन जब स्टेटमेंट्स को रीड करेगा इस स्टेटमेंट पे आके रुक जाएगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है आगे का, अननोन है, ये फंक्शन अननोन है। अब ये जो नाम लिखा होता है वाइड सम और वाइड, ये इधर लिख लेंगे सेमीकोलन के साथ। ये आ जाती है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप तब दी जाती है जब फंक्शन उसके बाद डिफाइन हो और कॉल पहले किया जाए, ये प्रोटोटाइप है। लेकिन जब आप सी लैंग्वेज के बाद जावा है या .NET है, इसमें कोई भी फंक्शन डिफाइन करें आप किसी भी लोकेशन पे कर सकते हैं। प्रोटोटाइप और बाकी चीजों को डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मकसद ये है, प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन है। चाहे ऊपर डिफाइन करें या नीचे करें, कहीं भी आप डिफाइन कर लें, प्रोटोटाइप नहीं देनी। यहां पर मैंने ए लिखा इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू int 32 txt n1 डॉट टेक्स्ट। ये हमारे पास इंटीजर जो होता है इसके जो 2 बाइट होता है सर। नहीं, सी शार्प में 32 बिट्स होते हैं, 4 बाइट्स होता है, तो हम इसकी int 32 लिखते हैं। ये हमारे पास 16 भी आता है, 8 भी आता है, int भी आता वो है। मतलब है उसमें ये ना कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पे
वेरिएबल्स में एक इंटीजर होता है, एक होता है लॉन्ग होता है, लॉन्ग इंट जिसको कहते हैं, वो 4 बाइट ठीक है। फिर होता है शॉर्ट इंट होता है, शॉर्ट इंट जो है वो 1 बाइट वो 1 बाइट का होता है। और इसके अलावा इसमें 1 बाइट का नहीं होता, 2 बाइट का होता है स्मॉल, ठीक है। यहाँ पर ए आ गया, ए इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट 232 txt and 1 डॉट टेक्स्ट। बी इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट 232 txt and 2, ये टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम है, डॉट टेक्स्ट। देखिए इसका भी मेन वजह क्या है, आप सी या सी प्लस प्लस पे जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो सी या सी प्लस प्लस कंसोल पे चलती है, डास पे। डास 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, डास जो है। जावा या उसके बाद जो लैंग्वेजेस आई हैं ये विंडोज के प्लेटफॉर्म पे आई हैं, और विंडोज जो है 32 बिट प्लेटफॉर्म होती है, ठीक है। इसके बाद लेटेस्ट 64 बिट में भी है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से डिफरेंस आ जाता है। कंसोल किसे कहते हैं? कंसोल डास की जो स्क्रीन होती है, इसमें वो कंसोल जो के black screen, इसका जी। मतलब कितना होता है? क्या? इसमें इसमें भी अगर कंसोल बनाएंगे तो 32 बिट की होगी, क्योंकि इसमें जो हम डास यूज करते हैं सी शार्प में वो विंडोज का डास होता है, विंडोज के डास पे काम होता है। ओरिजिनल जो डास है उस पर काम नहीं होता। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना दिया गेट डेटा का, ये फंक्शन क्या करेगा? फंक्शन का नाम खुद से रख सकते हैं, जिस तरह वो फंक्शन नाम ही खुद रखते हैं, मतलब जो भी रख सकते जो भी रखते हैं, लेकिन ठीक है खैर वेट करें, वो सर्च करता हूँ, ठीक है ना। फंक्शन नेम जो होता है ये आप खुद से डिफाइन करेंगे, कीवर्ड नहीं होना वो चाहिए। C++ में हम जो भी नाम रखते हैं, वो सब का आप बिल्कुल ये तो ऑपरेशन पर डिपेंड करे, डेफिनेशन नहीं नहीं नहीं, वो लाजमी नहीं है, वो बेहतर है, ठीक है ना। मैंने इस फंक्शन को गेट डेटा नाम दिया कि डेटा हम गेट कर रहे हैं। मैं इस फंक्शन को मैं इसको एबीसी नाम दे दूं तो ये वैलिड है। नीचे ये इस नाम से कॉल करना है। नीचे इस नाम से कॉल करना है, लेकिन बेहतर ये होता है कि फंक्शन का जो नाम है वो उसकी ऑपरेशन से रिलेटेड हो, ताकि जब आप कॉल करते हैं आपको उसमें आसानी रहेगी। इसके बाद फिर यहाँ पर मैंने एक और फंक्शन बना लिया, प्राइवेट वाइड शो डेटा या शो रिजल्ट। शो डेटा या शो रिजल्ट क्या करेगा? txt रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग आर। आर रिजल्ट है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। किसका? टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट है वो स्ट्रिंग होता है, चाहे इनपुट लें या आउटपुट दें, ठीक है। जब हम इनपुट ले रहे हैं वो स्ट्रिंग है और ए इंटीजर है, तो हम स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कन्वर्ट डॉट टू 32 फंक्शन में है। इसी तरह शो डेटा में क्या कर रहे हैं, वही जो वैल्यूज इनपुट हुई है आउटपुट देनी है तो टू स्ट्रिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट होगा वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का होता है। इनपुट के दौरान भी स्ट्रिंग, आउटपुट के दौरान भी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में सारी वैल्यूज आ जाती है, इंटीजर्स भी, नंबर्स भी। प्राइवेट सर क्यों लगाया है? प्राइवेट ये इसके ब्लॉक के अंदर ही यूज हो। जिस तरह क्लासेस में प्राइवेट होते हैं उसमें हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। वेरिएबल में या कोई भी प्राइवेट का ये होगा कि इसी क्लास के अंदर ही इसको कॉल किया जाए, लोकल क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन है सर। क्लास के अंदर कॉल होगा, इस क्लास के बाहर कॉल नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम इंटरव्यू करेंगे सर फिर एरर आएगा ना। देखिए टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट होता है वो स्ट्रिंग होता है, तो हम कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग कर रहे हैं, इसलिए अगर ये इंटीजर होता तो हम कन्वर्ट टू इंटीजर करते हैं। आपने सिर्फ यही बात याद रखनी ये है, मतलब इंटीजर हम निकाल गए इसलिए हम इंटीजर ये इंटीजर है तो हम इसको इंटीजर में लेके जा रहे हैं। आपने लिए देखना है लेफ्ट साइड पे क्या चीज है, राइट पे जो भी चीज है उसकी फिक्र न करें, लेफ्ट वाले को देखें। अब बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक, बटन 1 जो है ये प्लस का कोड है। यहां पर सबसे पहले गेट डेटा, वैल्यूज इनपुट लेनी यूजर से, फिर r इज इक्वल टू a प्लस बी, ए और बी को आपस में प्लस कर दिया और फिर शो डेटा कर लिया। बजाय इसके कि बार बार इतनी लंबी स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती, मैं उन्हीं को फंक्शंस के थ्रू यूज कर रहा हूं, ठीक है।
फिर इसी तरह बटन 2 है, बटन 2 जो है सब्ट्रैक्ट के लिए है, ये प्लस कहाँ होगा सर? ये प्लस से गेट डेटा करेगा, इनपुट लेगा, फिर प्लस करेगा और फिर रिजल्ट शो कर देगा, आउटपुट कर देगा। फंक्शंस के अंदर ये है कि आपने थोड़ा सा डिटेल में काम करना है, ठीक है ना, कि आपको मैं सिर्फ आइडिया दूंगा चीजों का। फिर इसके बाद गेट डेटा, डेटा को गेट करेगा, फिर r इज इक्वल टू a माइनस बी, ए और b माइनस होंगे, और फिर शो डेटा, शो डेटा क्या करेगा, रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा। फिर इसी तरह मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में गेट डेटा, डेटा गेट हो जाएगा, r इज इक्वल टू a स्टेरिक b, a मल्टीप्लाई बाय b, और फिर शो डेटा रिजल्ट को डिस्प्ले कर देगा। फिर इसी तरह डिवाइड है, डिवाइड में गेट डेटा, डेटा इनपुट आ जाएगा, r इज इक्वल टू, डिवाइड में पहले भी लेक्चर में यही देखा था कि कन्वर्जन करनी होती है, क्योंकि अगर आप कन्वर्जन नहीं करते तो फिर रिजल्ट गलत आता है, डेसिमल मिल जाता। कन्वर्ट डाट टू डबल a डिवाइडेड बाय, कन्वर्ट डाट टू डबल और b, डिवाइड में कन्वर्ट पहले करेंगे डबल में, ताकि रिजल्ट जो है वो डिवाइड में पॉइंट्स के अंदर है, डेसिमल के अंदर। सर हम फ्लोट यूज नहीं कर सकते, फ्लोट डेटा टाइप नहीं है, इसका जावा में भी नहीं है और सी शार्प वीबी वगैरह में भी नहीं है, क्योंकि फ्लोट की डेसिमल एक्यूरेसी कम होती है। और दूसरा इसके अलावा यहाँ पर अब आपको कोई भी कन्वर्ट डाट टू फ्लोट की ऑप्शन कहीं नहीं मिलती, डेटा नहीं है इसका। डेटा टाइप नहीं है, ठीक है, डेसिमल है डेटा टाइप, डेसिमल फ्लोट की इक्विवेलेंट है, लेकिन डबल में होता है, एक्यूरेसी ज्यादा होती है, डेसिमल से डबल में डबल में एक्यूरेसी ज्यादा होती है। अब मॉडुलस आ गया तो इसमें गेट डेटा किया, फिर r इज इक्वल टू a मॉडुलस बाय b, a और b का मॉडुलस निकाला, और फिर शो डेटा, रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आप प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो मॉडिफाई वेब कॉन्फ़िग की ऑप्शन मिलेगी, ओके कर लें, ताकि रन टाइम पे जो एरर्स हैं वो आपको डिस्प्ले हो। शुरू के जो एरर्स हैं वो तो नजर आ जाते हैं सिंटैक्स में ही, लेकिन रन टाइम एरर्स से लाजमी बचना है। यहां पर आप फर्स्ट इंटीजर, सेकंड, अब इसमें प्लस कर लें, माइनस, मल्टीप्लाई, मॉडुलस, जो भी इसमें ऑपरेशन करना चाहें। क्या मॉडुलस रिमाइंडर निकालता है ना, 45 पे 3 पे डिवाइड करें, पूरा डिवाइड हो जाता है, 0 बच जाता है। सही है ना, समझ आ गई कोड की? जी जी।